नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वास्तुकला किसी भी वंश के बारे में हमें ये बताती है कि वह वंश कितना समृद्ध रहा होगा, क्योंकि जो समृद्ध साम्राज्य और वंश रहे हैं उनकी वास्तुकला में ये झलकता है। जो निर्माण और जो आकृतियाँ, जो पैमाने हमें बताते हैं कि ये कितने सुंदर रहे होंगे। दोस्तों, हम मुग़ल वास्तुकला पर बात करेंगे। मुग़ल वास्तुकला जो कि भारतीय वास्तुकला और फ़ारसी वास्तुकला के संगम से बना है, और मुग़ल इमारतों से जुड़ी महत्वपूर्ण रोचक बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ये वीडियो एमए के विद्यार्थियों के लिए है, लेकिन आप नेट जेआरएफ की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो आप इस तरह के वीडियोस से भी अपनी तैयारियों को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जानकारी नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर से ली गई है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध किताब है आर्ट एंड कल्चर के मामले में। साथ ही साथ आप और भी वीडियो, चाहे आप दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य की बात करें या फिर मुग़ल कालीन स्थापत्य की बात करें, तो और भी वीडियो आपको एमए हिस्ट्री सेकंड सेम की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपके वीडियो के अंत तक बने रहने की कामना करता हूँ। मुग़ल शासक कला और स्थापत्य कला के महान संरक्षक थे। उनके अधीन वास्तुकला ने पुनः अपना महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया, क्योंकि नए भवनों का निर्माण महान दृष्टि और कलात्मक प्रेरणा के साथ करवाया गया। यहाँ पर हम बाबर से शुरुआत करते हैं और औरंगज़ेब तक पहुँचेंगे। बाबर बाबर ने पानीपत और रोहिलखंड में मस्जिदों का निर्माण आरंभ करवाया था। दोनों मस्जिदें 1526 ईस्वी में बनकर तैयार हो गई। फिर भी उसका शासनकाल किसी भी नई शैली या तकनीक को प्रेरित करने के लिए बहुत अल्पकालीन था, क्योंकि 1530 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है और सिर्फ 4 वर्ष के शासनकाल के दौरान ये क्या ही निर्माण कर सकते थे, क्योंकि इनका चारों वर्ष युद्ध में लगा हुआ था। इसके बाद में हम इनके पुत्र बाबर की बात करते हैं। बाबर ने पानीपत और रुहेलखंड में मस्जिदों का निर्माण आरंभ सॉरी हम बाबर की बात कर चुके थे, हम हुमायूं की बात करते हैं। हुमायूं के शासनकाल की विशेषता शेर शाह सूरी के विरुद्ध निरंतर सत्ता संघर्ष थी, इसलिए वह कला और स्थापत्य की ओर अधिक ध्यान नहीं दे पाया। उसने दीन पनाह नामक नगर की नींव डाली, लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर पाया, और इस अवधि की वास्तुकला में फारसी शैली की छाप हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, जो दीन पनाह महल ये बनवा रहा था और दीन पनाह पुस्तकालय जिसकी सीढ़ियों से फिसल कर इसकी मौत हुई, उसका निर्माण इसने करवाया था, लेकिन ये ना तो मजबूत थे और ना ही यहाँ पर ज़्यादा कलात्मक रुचियाँ हमें देखने को मिलती है। और इसका बाद में शेर शाह सूरी इसे तुड़वा देता है, क्योंकि यह ना तो मजबूत थी और ना ज़्यादा सुंदर थी। और साथ ही साथ हमें हुमायूं की जो रुचि है वो इस और ज़्यादा ध्यान से देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इसका जीवन भी लगातार संघर्षों में रहा और इसका कार्यकाल भी ज़्यादा लंबा देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद में शेर शाह और उसका सूरवंश आता है। 1540 से 1545 तक शेर शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। अपने संक्षिप्त शासनकाल में शेर शाह ने कुछ स्मारकों का निर्माण करवाया था। उसने दिल्ली में किलो ए कुहू नहा, यानी कि जो पुराना किला है, वहाँ पर एक मस्जिद बनवाया था। उसने पाकिस्तान में प्रसिद्ध रोहतास किले का निर्माण करवाया था। अपने शासन को चिन्हित करने के लिए उसने अफ़गान शैली में पटना में शेर शाह सूरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। साथ ही साथ हम उसके मकबरे को भी देख सकते हैं। उसका शासनकाल में लोधी शैली की वास्तुकला की मुग़ल शैली की वास्तुकला की ओर संक्रमण का काल रहा है। उसने एक प्राचीन मौर्य मार्ग का पुनर्निर्माण किया और उसका विस्तार करवाया। साथ ही साथ उसने उसे सड़क ए आज़म मार्ग नाम दिया, जिसे महान सड़क कहा जाता है, जिसे बाद में ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना गया। उसने यात्रियों के लिए पर्याप्त सराय और पेड़ों की उपस्थिति सुनिश्चित की। शेर शाह सूरी का मकबरा उसके जन्म स्थल सासाराम में बनाया गया। यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और एक झील के किनारे स्थित है। शेर शाह के शासनकाल में भी सल्तनत युग के निर्माण की परंपरा चलती रही। अकबर द्वारा 1556 ईस्वी में दिल्ली का तख्त ग्रहण करने के पश्चात मुगल काल और वास्तुकला का स्वर्ण युग प्रारंभ होता है। तो आइए देखते हैं अकबर से, जहाँ पर से हमें वास्तुकला का स्वर्ण युग देखने को मिलता है, जो शाहजहाँ तक जाता है। अकबर के ने कला और स्थापत्य कला के विकास में गहरी रुचि ली। अकबर के शासनकाल के दौरान निर्माण कार्यों की प्रमुख विशेषता लाल बलुआ प्रस्तर का उपयोग था। उसने
जो चतुर्कोणीय मेहराब था, जो थोड़ोर आज था, उसके उपयोग का भी प्रचलन किया। अकबर के शासनकाल के दौरान किए गए कुछ प्रमुख निर्माण कार्य इस प्रकार देखने को मिलते हैं। हम अब प्रत्येक उसके निर्मित इमारतों को देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो आइए देखिए, आगरा का किला। यह अकबर के शासनकाल के दौरान आरंभ किए गए निर्माण कार्यों में से एक था। हालांकि इस किले के अंदर अब भी वर्तमान अधिकांश संरचनाएं शाहजहां के शासनकाल के दौरान बनवाई गई थी। यहाँ के कुछ भवन देखिए। शाहजहां के द्वारा बनवाई गई मोती मस्जिद, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया दीवाने आम जो कि सार्वजनिक दर्शकों का हॉल था, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया दीवाने खास जो कि निजी दर्शकों का हॉल था, जहांगीर महल, शीश महल जो कि तुर्की स्नान घर था, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, आगरा के किले को लाल पत्थर से यहाँ पर अकबर ने बनवाया था और इसमें 500 से ज़्यादा इमारतें बनवाई थी। लेकिन आगरा एक गर्म क्षेत्र है और लाल पत्थर से गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए शाहजहां ने अपने शासनकाल के दौरान ज़्यादातर इमारतों को तोड़वाकर उन्हें सफ़ेद संगमरमर से बनवाया ताकि वहाँ पर ठंडक बनी रहे और साथ ही साथ इस किले की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाए। तो यहाँ पर किले के अंदर बगीचों को चारबाग शैली के अनुसार बनाया गया था। चारबाग शैली को हम शाहजहां के काल में देखते हैं और आपने दिल्ली सल्तनत के समय में भी देखा होगा। एक चौकोर रहता है और उसके अंदर 4 छोटे-छोटे खंड समान भागों में रहते हैं और इसे चारबाग शैली कहा जाता है। अकबर इस किले के परिसर का उपयोग अपने हरम में 5000 से अधिक स्त्रियों के निवास के रूप में करता था। अब देखिए, जो आगरा का किला है वो वर्तमान समय में कुछ इस प्रकार से दिखता है, उस समय भी ऐसे ही दिखता था। तो यह आगरा का किला आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं जो फतेहपुर सीकरी है उसे देखते हैं, क्योंकि यह अकबर के द्वारा बनाया गया एक महत्वपूर्ण नगर था और यहाँ पर उसने राजधानी भी बनवा ली थी। भारत इस्लामी वास्तुकला का मुख्य आकर्षक फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा एक नई राजधानी का निर्माण था। उसे इतिहास में ठहरे क्षण के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि यहाँ की इमारतें हिंदू और फारसी शैलियों के एक अद्वितीय मिश्रण को दर्शाती है। दोस्तों, दरअसल फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती रहते थे, जिनकी कृपा से अकबर, जिसे संतान नहीं हो रही थी, इसकी पत्नी को संतान हुई और सलीम पैदा हुआ और उसकी याद में जब इसे इतनी बड़ी चीज़ मिल गई तो इसने फतेहपुर सीकरी को एक भव्य नगर में बदल दिया और इसने जो सलीम चिश्ती है उनका भी एक भव्य मकबरा ये बनवाता है। बुलंद दरवाजे की बात करते हैं यहाँ पर, तो 1576 में ईस्वी जब गुजरात पर यह विजय कर लेता है तो यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर का 40 मीटर ऊंचा भव्य संरचना के रूप में यहाँ पर दरवाजा बनवाता है और यह विश्व का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। ठीक है। सलीम चिश्ती के मकबरे की बात करें तो इसका निर्माण 1581 ईस्वी में करवाया गया था। इसमें सफ़ेद संगमरमर की जाली का काम किया गया है। इसकी दीवारों पर अरबी शैली में कुरान की आयतों को अंकित किया गया है। यह एक शाही परिसर में स्थित है जिसमें बुलंद दरवाज़ा और जामा मस्जिद भी है। 1606 ईस्वी में जहांगीर द्वारा भी इसमें अनेक कार्य करवाए गए और इसे और सुंदर बनवाया गया। हम पंचमहल की बात करते हैं तो पंचमहल एक 5 मंजिला भवन है। यह खंभों पर निर्मित है और फारसी बगदीर की अवधारणा को से प्रेरित यह देखने को मिलता है। जोधाबाई का महल या मरियम उज़ ज़मानी का महल में घंटियाँ और फूलों के सुंदर हिंदू भित्ति चित्र हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद में इबादत खाने को देखिए। जो जोधाबाई का महल है दरअसल हरका बाई का महल है, जो कि अकबर की पत्नी थी, और जो जोधाबाई थी वो जहांगीर की पत्नी थी। यहाँ पर एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है कि अकबर की पत्नी जोधाबाई थी, नहीं, अकबर की पत्नी हरका बाई थी जो कि आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। इसके बाद में इबादत खाना देखिए। अकबर विभिन्न धर्मगुरुओं से चर्चा करने के लिए इस स्थान का उपयोग करता था। पचीसी आंगन वह आंगन है जहाँ अकबर शतरंज खेलता था और ये काफ़ी बड़ा था। हम जैसे बोर्ड में शतरंज खेलते हैं, बोर्ड में नहीं खेलते थे, ज़मीन में प्यादों की जगह में लोग खड़े हो जाते थे, उनके सैनिक या फिर कोई भी, और उनके जरिए शतरंज खेला करते थे। इसके बाद में हिरन मीनार का देखें तो हिरन मीनार का निर्माण अकबर के चहेते हाथी जिसका नाम हिरण था की याद में कराया गया था।
यह यात्रियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में भी कार्य करता था। इसे अनूठे रूप में डिज़ाइन किया गया था और इसकी बाहरी दीवारों पर हाथी के दांत जैसे नुकीले कोने देखने को मिलते हैं। अकबर ने वृंदावन में गोविंद देव मंदिर भी बनवाया था। तो यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसे ध्यान में रखिएगा कि वृंदावन में गोविंद देव का मंदिर किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था अकबर ने। यहाँ पर देखिए एक तरफ आपको बुलंद दरवाज़ा देखने को मिलेगा। ये बुलंद दरवाज़ा आपको इधर देखने को मिल रहा है, जो कि इसने गुजरात विजय के बाद बनवाया था। उसके बाद में जो हुमायूं का मकबरा है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हुमायूं का मकबरा भी इसके ही काल में बना था और यह भी इसके काल की एक महत्वपूर्ण है। इसके बाद में आप इधर शेख सलीम चिश्ती का मकबरा देख सकते हैं और इधर आप जो मकबरे में जाली का नमूना आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर पत्थर पर नक्काशी, इतनी गहरी नक्काशी यहाँ पर उस समय पर देखने को मिलती थी, जब तकनीक भी उतनी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी हुई थी। यहाँ पर अब हम जहांगीर के काल के स्थापत्य को देखते हैं। जहांगीर अकबर के बाद में गद्दी पर बैठता है और जहांगीर के शासनकाल के दौरान वास्तुकला की अवनति हुई, क्योंकि उसने चित्रकला और कला के अन्य रूपों पर अधिक ध्यान दिया और वहाँ पर वास्तुकला पर वह कम ध्यान देता है। हालांकि उसने सिकंदरा में अकबर के मकबरे सहित कुछ उल्लेखनीय स्मारकों का निर्माण करवाया और निरीक्षण भी उसने किया। अपने शासनकाल के दौरान कश्मीर में शालीमार बाग जैसे अनेक उद्यानों का भी विकास करवाया। उसने लाहौर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। जहांगीर के शासनकाल के दौरान उसकी पत्नी नूरजहां, जिसका मूल नाम मेहरुन्निसा था, उसने भी कुछ महत्वपूर्ण निर्माण परियोजनाओं को अपने हाथ में लिया। आगरा में स्थित एतमाद उद दौला का मकबरा, जो कि नूरजहां के पिता थे, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आप इधर साइड में नूरजहां के पिता का मकबरा देख सकते हैं और इस जो तब तक प्रयुक्त किए जा रहे लाल बलुआ पत्थर के स्थान पर उसके शासनकाल के दौरान सफ़ेद संगमरमर प्रमुख निर्माण सामग्री बन गया था। एतमद दौला का मकबरा पूर्ण रूप से सफ़ेद संगमरमर से बना पहला मुगल निर्माण था और इसके बाद में ताजमहल की पूर्व कृति भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा था कि किसी इमारत को पूरी तरह से संगमरमर से बनाया गया हो। इसमें कुछ पितरा दौरा के सर्वश्रेष्ठ कार्य भी देखने को मिलते हैं। पितरा दौरा क्या होता है? तो पितरा दौरा यानी कि एक टहनी और उसमें से कुछ पत्तियां निकली दिखाई देती है और कुछ पत्तियां मुड़ी होती है, तो उस तरह की डिज़ाइन बनाने को पितरा दौरा कहते हैं, जिसके बारे में आप दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला के वीडियो में और समझ सकते हैं। जहांगीर के मकबरे का निर्माण उसके पुत्र शाहजहां द्वारा लाहौर में कराया गया था, जो कि एक स्थापत्य कला का एक अग्रतम नमूना हमें देखने को मिलता है। अब हम आ जाते हैं इनके पुत्र शाहजहां के बारे में। तो शाहजहां के शासनकाल में मुगल वास्तुकला अपने चरम स्तर पर पहुंच गई थी और जहां पर अकबर के समय पर चित्रकला हो या फिर स्थापत्य हो, दोनों अपने अपने विकास को शुरुआत कर रहे थे। वहीं पर जहांगीर के शासनकाल में जहां चित्रकला का स्वर्णयुग था, वहीं शाहजहां के काल में वास्तुकला का मुगलकालीन स्वर्णयुग हमें देखने को मिलता है। शाहजहां के शासनकाल में कुछ इमारतें या फिर कुछ इसके निर्माण कार्य इस तरह से हम देख सकते हैं। ताजमहल को देखिए। ताजमहल मुगल वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। यह भव्यता और ऐश्वर्य की प्रचुरता का प्रदर्शन करता है। इसके निर्माण उसकी बेगम अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे मुमताज महल का उसने टैग दिया था, उपाधि दी थी, इसकी स्मृति में बनाया गया था। इसमें अलंकरण के लिए सुलेखन पितरा द्वारा काम किया गया था और साथ ही साथ इसमें जो पितरा द्वारा के काम जो ये किसे क्या कहेंगे, फोरशॉटिंग तकनीक, चार बाग शैली के उत्थान और परिसर में पानी के उपयोग सहित मुगल स्थापत्य कला की सभी विशेषताएं यहाँ पर विद्यमान हमें देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ ताजमहल में जाली का काम बहुत सर्वश्रेष्ठ रूप में देखने को मिलता है, जैसा काम हमें जो सलीम चिश्ती है उनकी मकबरा है उससे बेहतर काम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। संगमरमर पर नक्काशियों का काम उभार वाला देखने को मिलता है। ताजमहल के अतिरिक्त शाहजहां ने अनेक अन्य स्मारकों को उद्यानों और भवनों का निर्माण करवाया था, जैसे कि दिल्ली का लाल किला, दिल्ली में जामा मस्जिद, लाहौर का शालीमार बाग, शाहजहानाबाद नामक नगर। इस प्रकार के बड़े पैमाने पर निर्माण कार्यों के अतिरिक्त उसकी सबसे उत्कृष्ट रचनाओं में से एक मयूर सिंहासन था। मयूर सिंहासन
इस अवधि के दौरान धातु कर्म के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक था और इसी मयूर सिंहासन में हमें कोहिनूर हीरा देखने को मिलता है। और मयूर सिंहासन की लागत उस समय पर 1 करोड़ से ज़्यादा थी और बादल खान नाम के एक व्यक्ति ने इसे बनाया था। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हम जान सकते हैं। अब हम औरंगज़ेब को देखते हैं। औरंगज़ेब जो कि एक समय पर हम इसे कह सकते हैं कि इसके पिता ने ही इतना ज़्यादा धन खर्च कर दिया था कि इसके काल में ज़्यादा धन बचा नहीं था, जिसके चलते और दूसरी बात इसकी रुचि भी नहीं थी क्योंकि ये धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और ये सभी चीज़ इसे फालतू लगती थी। इसलिए इसके काल में वास्तुकला की अवनति यानी कि वास्तुकला का पतन हमें देखने को मिलता है। कट्टरवादी होने के नाते उसने कला और स्थापत्य के विकास में कोई सक्रिय रुचि नहीं ली। हालांकि औरंगज़ेब ने अपनी बेगम रबिया उद्द जमानी या फिर दौरानी की याद में बीबी का मकबरा बनाने का काम शुरू किया था। यह औरंगाबाद में स्थित है और इसे ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है, यानी कि इसे ताजमहल की बदसूरत शक्ल भी कहा जाता है। शुरुआत में तो ये काफ़ी खूबसूरत था लेकिन बाद में यह काफ़ी बदसूरत हो गया। तो यहाँ पर एक तरफ हष्ट पुष्ट ताजमहल देखिए तो एक तरफ आपको कुपोषित ताजमहल की शक्ल देखने को मिल जाएगी। हालांकि दोनों ही किसी न किसी की पत्नियों की याद में है और प्रेम की निशानी है, लेकिन उसके बाद भी एक तरफ इसकी चमक देखिए और एक तरफ इसकी धमक देखिए। तो दोनों की बात यहाँ पर हो गई है। इसके बाद मुग़ल काल के दौरान राजस्थान और पंजाब क्षेत्र में वास्तुकला की 2 शैलियाँ विकसित हुई। पहली तो जो होती है जो पहली शैली होती है राजपूत शैली और दूसरी होती है सिख शैली। तो हम यहाँ पर राजपूत शैली को देख लेते हैं और साथ ही साथ हम यहाँ पर जो राजपूत शैली को देखेंगे क्योंकि यहाँ पर इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जिस तरह मुग़ल साम्राज्य के बाद उनके उत्तराधिकारी मराठे कहलाते हैं, उसी तरह मुग़लों की स्थापत्य कला शैली के उत्तराधिकारी राजपूत कहलाते हैं। और जो राजपूत शासक कभी इनके सामंत हुआ करते थे वे मुग़लों की शैली में कुछ नयापन लाकर उसे राजपूत शैली में परिवर्तित करते हैं। इस अवधि के राजपूत निर्माण भी मुग़ल शैली से प्रभावित थे, लेकिन निर्माण के अपने आकार क्षेत्र में अद्वितीय थे। राजपूतों ने सामान्यतः भव्य महलों और किलों का निर्माण करवाया। राजपूत स्थापत्य कला की कुछ अनूठी विशेषताएं इस प्रकार हैं। दोस्तों, जो राजपूतों ने लटकती हुई बालकनी यानी कि झरोखा की अवधारणा प्रचलित की, इन्हें सभी आकृतियों और आकारों में बनाया गया था। कार्निस को मेहराब के आधार पर आकार में इस प्रकार बनाया गया था कि छाया धनुष का आकार ग्रहण कर लेती थी। और इस तरह हम जो लटकती हुई बालकनियाँ हैं इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें जयपुर का हवा महल देख सकता है। इसी तरह जो कार्निस है या फिर जो पीतल और तांबे की परत हमें देखने को मिलती है वो हमें सिख शैली में भी देखने को मिलती है, क्योंकि जो मुग़ल वास्तुकला है या फिर मुग़ल शैली है इन्हें 2 अन्य क्षेत्र अपनाते हैं। पहला तो राजपूताना है, जो राजपूत अलग अलग वंश होते हैं वो मुग़ल शैली को अपनाते हैं और दूसरे जो होते हैं वो सिख वंश के शासक अपनाते हैं। तो जो सिख शैली होती है उसका विकास जो होता है वो आधुनिक पंजाब में होता है और सिख शैली में मुग़ल और राजपूत शैली से काफ़ी प्रभावित थी, इसलिए सिख शैली को भी हम इनका एक अंग मान सकते हैं। और सिख शैली की भी अगर हम बात करें तो उनकी विशेषता क्या होती है, तो उनमें भी हमें उनके शीर्ष पर विभिन्न छतरियाँ देखने को मिलती है और उथले कार्निस हमें देखने को मिलते हैं तथा प्याज के आकार के गुम्बद देखने को मिलते हैं। साथ ही उनके जो भवन के गुम्बद होते हैं वे लंबे धारीदार होते थे और साथ ही गुम्बदों का अलंकरण और सहारे के लिए सामान्य रूप में पीतल और तांबे की परत चढ़ाई जाती थी। इसलिए हम देखते हैं कि जो सिख इमारतें हैं उनमें अक्सर तांबे या पीतल की परत हमें देखने को मिलती है। साथ ही उनके मेहराबों का अलंकरण अनेक जो पत्रक है उनका इस्तेमाल होता था। एग्जाम्पल के लिए हम उनके हरमंदिर साहब को देख लें या फिर स्वर्ण मंदिर को देख लें, जिनका निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ, 17वीं शताब्दी में हुआ। इनकी जो फ़ोटो जब आप देखेंगे गूगल में सर्च करके किस तरह से, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये भी मुग़ल वास्तुकला से प्रभावित है और एक अलग प्रकार से थोड़ा बदलाव के साथ में हमें सिख और राजपूत शैली देखने को मिलती है। तो इस तरह से हमने न केवल मुग़ल वास्तुकला को समझा, मुग़ल स्थापत्य शैली को समझा, बल्कि हमने इनके जो आगे आने वाले राजपूत शैली है और सिख शैली है उसे भी समझने का प्रयास किया। दोस्तों, अगर आप और भी आगे की शैलियों को समझना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अन्य शैलियों के बारे में, चाहे वो ब्रिटिश कालीन स्थापत्य शैली हो या फिर जो
अलग अलग वंशों की शैली है उसे हम समझ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो का जो पर्पस था मुग़ल-कालीन स्थापत्य को समझाना, मुझे उम्मीद है कि मैं उसमें सफल रहा हूँ और वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा हो। अगर वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा है तो इसका इस्तेमाल सही से कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कि इसकी ज़रूरत रखते हैं। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। सिडनी शेल्डन कहते हैं, मैं आश्वस्त हूँ कि जो भी बदला है वो अस्थायी है, यह दोबारा बदलेगा। यानी कि कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ बदलता है। आपके साथ में अच्छा हो रहा है तो ये भी एक दिन बदलेगा। अगर आपके साथ में बुरा हो रहा है तो ये भी एक दिन बदलेगा। इसलिए हर परिस्थिति के लिए तैयार रहिए। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।